वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था। बहुत सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं और आप वीडियोस देख भी रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको सारी चीजें याद भी रखनी है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है याद करना, राइट? तो वो आपका टाइम टू टाइम अपना चेक करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मुझे क्वेश्चन से डाउट्स अभी कम आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप लोग मुझे थ्योरी बेस्ड डाउट्स पूछ रहे हो। क्वेश्चंस भी एक बार चेक करो कि आई यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। एंड दूसरा, रिकॉल करना इस चैप्टर को बहुत जरूरी है। आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। सिर्फ 2 वीडियोस बनेंगे आज। एक क्लासिफिकेशन पर, एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने जितना क्लासिफिकेशन में टॉपिक्स कवर किए हैं और उनका एक्सटेंशन, वो मैं आज कवर कराऊंगी। एंड देन प्लांटी और एनिमेलिया का थोड़ा सा डिस्कशन इस बुक में लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। एंड उसके लिए मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। एंड दैट आई एम शेयरिंग। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक आप लोगों को भी विजिबल होना शुरू हो गया होगा। देखो, इज इट विजिबल? विजिबल है बेटा? ओके, यस। तो अब हम शुरू करते हैं बिना देर की। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, उप्स, कोई भी कलर चूज कर लेते, क्या ही मैं, ठीक है। सबसे पहले हम एरिस्टोटल की बात करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, वो एरिस्टोटल ने किया था। उससे पहले हम यूज, शेल्टर, क्लोथिंग, इसके बेसिस पर कि कौन सा हमारा फूड में यूज हो रहा है, कौन सा शेल्टर में, कौन सा क्लोथिंग में, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। दैट वाज नॉट गुड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज जस्ट रॉ बेसिस और प्रैक्टिकल बेसिस। लेकिन साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया? एरिस्टोटल ने। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता है, who made the scientific attempt for classification? That was Aristotle. Aristotle is also known as father of biology and father of zoology, both. ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स ग्रोथ हैबिट की बेसिस पर हमारे पास 3 तरीके के प्लांट्स होंगे। एक हर्ब्स, एक शर्ब्स और एक ट्रीज। 3 तरीके के प्लांट होंगे। कितने ग्रो किए? सबसे छोटे वाले हर्ब्स, थोड़े झाड़ी नुमा श्रब, और सबसे लंबे वाले ट्रीज। एंड एनिमल्स के अंदर हमारे पास आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ए नाइमा और ई नाइमा होगा। क्या होगा? ए नाइमा और ई नाइमा। सो ए नाइमा इज एनिमल्स विदाउट आरबीसी, ई नाइमा इज एनिमल्स विद आरबीसी। तो उन्होंने देखा कुछ में आरबीसी है, कुछ में नहीं है, लेट्स डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको पता है ये भी बहुत रॉ अप्रोच है, लेकिन एटलीस्ट साइंटिफिक अप्रोच है। देन थियोफरेस्टस की बात कर लेते हैं। जब फादर ऑफ बायोलॉजी बात की, फादर ऑफ जूलॉजी बात की, तो साक्षी मैम बॉटनी को कैसे छोड़ सकती हैं? बॉटनी तो उनका फेवरेट है ना। फेवरेट तो नहीं, बट यस, आई नो थिंग्स इन बॉटनी, दैट्स व्हाई आई टीच बॉटनी। तो बॉटनी को भी पकड़ लेते हैं। थियोफरेस्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। ट्रीज, shrubs, undershrubs and herbs। एंड उसके बाद ही वाज द ओनली वन जिन्होंने ये टर्म्स दिए थे, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एक ग्रोइंग सीजन में जो अपनी लाइफ साइकिल खत्म कर लेते हैं उसे एनुअल कहते हैं। जो करीबन 1.5 साल तक रहेंगे और 2 ग्रोइंग सीजन चाहिए उन्हें, जैसे 2 गर्मी या 2 सर्दी, तो उसे हम बाइनियल कहते हैं। पेरिनियल जो लाइफ साइकिल, जो इस अर्थ पर लंबे टाइम तक बने रहते हैं, 1 साल 2 साल में उनकी लाइफ साइकिल खत्म नहीं होती, दे आर पेरिनियल। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे के चैप्टर्स में हम करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, ये टर्म्स किसने दी थी? थियोफेरेस्टस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बेसिस था मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड हैबिट्स। तो उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया। उन्होंने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, एब्सेंट है तो एनिमेलिया। लोकोमोशन प्रेजेंट है तो एनिमेलिया, एब्सेंट है तो प्लांटी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ईटिंग है तो एनिमेलिया, एंड डू नॉट ईटिंग है तो प्लांटी, बिकॉज प्लांटी आर ऑटोट्रॉफ्स। और अगर ऑटोट्रॉफ्स नहीं तो एटलीस्ट वो खा नहीं रहे हैं। जिस तरीके से हम च्यू करके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, it can be fast, that happens in animals, and in plants it would be very slow। ठीक है, तो slow and fast। then contractile system, contraction और relaxation की प्रॉपर्टी किसके पास है? एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास नहीं है।
तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट, एनिमलिया में प्रेजेंट एंड प्लांट्स में एब्सेंट। ये उन्होंने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और हैबिट्स लिए थे और उसके बेसिस पर उन्होंने इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट तो आज भी एनिमलिया में, लेकिन उन्होंने प्रोटोजोआ को भी एनिमलिया में ही रखा था। ठीक है, प्रोटोजोआ को भी किस में रखा? एनिमलिया में। इसके बाद जो बच गए बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किस में आ गए? ये सब आ गए प्लांटी के अंदर। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है व्हाट इज ब्रायोफाइट, व्हाट इज टेरिडोफाइट, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म और व्हाट इज एल्गी, बेटा ये सारे प्लांट्स के टाइप है। इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन डिटेल। ओके, आपको याद है मैंने आपको माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा था किसी एक वीडियो में? तो आप में से कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, मैम ये प्लांट किंगडम क्यों बोल रहा है, ये तो मोनेरा का पार्ट है, प्लांट किंगडम में नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. अब आज देखो आप जो हम पढ़ रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां बैक्टीरिया कहाँ रखा हुआ है? बैक्टीरिया किसके अंदर रखा हुआ है? प्लांटी के अंदर। तो इनिशियली बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन प्लांटी, दैट्स व्हाई दिस नेम वाज गिवन जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ तो गया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को कोई डिफरेंशिएट नहीं करा। तो there was no difference between unicellular, multicellular, eukaryotes, prokaryotes, photosynthetic and non-photosynthetic organism। दूसरा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, ये किसी भी कैटेगरी में अपना प्लेस नहीं बना पाए। तो ये क्या होगी? कमी। हम ह्यूमंस की आदत क्या है? हम कमी पहले ढूंढते हैं, हम क्रेडिट बाद में देते हैं। लेकिन हम जब लिखते हैं तो हम पहले क्रेडिट देते हैं, बाद में कमी। ठीक है, तो अगर जो हम लिखने में अप्रोच अप्लाई करते हैं, अगर हम उस अप्रोच को रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? तो आपको भी यही करना है, पहले हम क्रेडिट देंगे कि उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिससे इतना इतना कुछ पता चला, लेकिन कमी ये थी कि वो इन तीनों चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया और कुछ ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाए। तो एक नए किंगडम की जरूरत महसूस हुई। अब आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पूछा जाएगा किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया, या खाली हैकेल भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और कौन सा था थर्ड किंगडम? ही इंट्रोड्यूस प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि एनिमलिया से प्रोटोजोआ निकाल लिया और प्लांटी से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे ना वो सारे निकाल दिए। प्लांटी में ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म तक छोड़ दिया, जो एक्चुअल में प्लांट जैसे दिखाई देते हैं। ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म तक छोड़ दिया। एनिमलिया में से प्रोटोजोआ हटा लिया, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट रखा, बाकी सब कुछ प्रोटेस्टा में रख दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकेल ने दिया। और थर्ड किंगडम कौन सा था? प्रोटेस्टा। दैट्स इट। ओके, देन फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने एक बोला, एक माइकोटा नाम का किंगडम रखते हैं, उसमें सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। माइकोटा को लेटर ऑन मोनेरा नाम दिया। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम कौन सा था? मोनेरा। फोर्थ किंगडम कौन सा था? मोनेरा। और ये दिया किसने? कोपलैंड ने दिया। ठीक है, सिंपल सिंपल रखेंगे इसको, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। तो बैक्टीरिया जो थे वो किस में रख दिए गए? मोनेरा के अंदर रख देंगे। बैक्टीरिया में क्या क्या आता है? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, उसको किसके अंदर रख दिया बेटा? मोनेरा के अंदर रख दिया। प्रोटेस्टा में बाकी बचा हुआ पड़ा रहेगा, जो हमने चीजें ऊपर रखी थी प्रोटेस्टा में, इसमें से बस बैक्टीरिया निकाल दो। फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और स्लाइम मोल्ड इसी के अंदर पड़े रहेंगे। एनिमलिया में वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ये होते क्या है, कुछ बच्चे शायद 11th क्लास में से देखेंगे तो कहेंगे मैम फंजाई क्या होता है, मैम स्लाइम मोल्ड क्या होता है। बेटा ये आपके जो आगे जो पहले मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, तो वहां पर सब कुछ ऑलरेडी शॉर्ट है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। स्लाइम मोल्ड का एक अपना वीडियो है, फंजाई का अपने वीडियोस है, आप चेक कर लीजिए वहां पे। एनिमेलिया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होगा, प्लांटी में ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म। देन वी हैव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसने दिया था? आर एच वुडटेकर ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर मोनेरा आ गया विद आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और यू कैन से यहाँ पर यू बैक्टीरिया, इसको यू बैक्टीरिया कर लो। फिर मेरे को बोलोगे मैम आपने ऐसे बताया था, और बैक्टीरिया के अंदर तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन आपने तो ऐसे लिखा था, बोलोगे ना? तुम्हारे इतने इनोसेंट डाउट होते हैं ना। तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। क्लियर?
ओके, देन यूकैरियोटिक के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर दिए। यूनिसेल्युलर में कौन सा किंगडम आ जाएगा? प्रोटिस्ट आ जाएगा। मोनेरा कहाँ चला गया? प्रोकैरियोटिक में चला गया। अब मल्टी सेल्यूलर को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो तीन आ गए, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करके उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो क्या हो गए? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ी है ना सेप्रोफाइट्स की, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव करना। तो डेड और डिकेइंग मैटर से कैसे न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे? बॉडी से बाहर क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जाके खाएंगे, सिंपल नोट खाएंगे मतलब सिंपल यूनिट्स में ब्रेक करेंगे। दो सिंपल यूनिट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, डीकम्पोजर्स। बेसिकली डीकम्पोज कर रहे हैं ना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। और ये क्या हो गई? हेट्रोट्रॉफी, क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। लास्ट में वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का, जो सिंपल यूनिट्स में ब्रेक हुआ है फूड एंजाइम्स की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन। और किससे एब्जॉर्प्शन होता है? ऑस्मोसिस से, तो ऑस्मोट्रॉफी। ये हो गई फंजाई। ऑस्मोसिस से एब्जॉर्प्शन होगा ना, ये फंजाई है, ये अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करेगी। वो एंजाइम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल यूनिट्स को ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये सारे टर्म्स इसी हिसाब से दिए गए हैं। देन वी हैव प्लांटी। प्लांटी आर प्रोड्यूसर्स, दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन, दे शो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक कर लो इसको। आज यहाँ पर थोड़ा सा बढ़, इसको लिखो फोटोसिंथेटिक। देन एक होगा होलोफाइटिक। ओके, देन वी हैव एनिमैलिया। एनिमैलिया आर कंज्यूमर्स, वी आर एनिमल्स, ह्यूमन इज एन एनिमल। कोई हमें डॉग कह देता है, कुछ बोल देता है, किसी एनिमल से कंपेयर कर देता है, तो वी फील रियली बैड। बायोलॉजी के हिसाब से हम एनिमल्स ही हैं, राइट? सुपीरियर एनिमल्स है, थोड़ा ब्रेन अच्छा है हमारा, वी कैन कंट्रोल अदर एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमैलिया क्या हो गया? कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। कंज्यूमर की कैटेगरी में आ गया। हम भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स है। और हम क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं। हमने हमारा फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजना है, जहां वो डाइजेस्ट होगा एंड लेटर ऑन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द सेल्स। ठीक है, तो इंजेशन हो गया। एंड इसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाई डू वी कॉल इट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बिकॉज वी आर नॉट रिलीजिंग आवर एंजाइम्स आउट, आवर एंजाइम्स आर इनसाइड एंड वी आर सेंडिंग द फूड इनसाइड द बॉडी। तो उसको बोल देंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जबकि फंजाई क्या कर रही है? इट इज नॉट टेकिंग अप द फूड, इट इज एक्चुअली रिलीजिंग इट्स एंजाइम्स आउटसाइड। डिफरेंस समझ आया? तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी लिखती है कि 5 चीजों पर बेस्ड है। कौन सी 5 चीजें? याद करेंगे एनसीपीआरटी से, एनसीईआरटी नहीं याद करेंगे, पीआरटी से। न्यूट्रिशन पर, सेल स्ट्रक्चर पर, फाइलोजेनी पर, रिप्रोडक्शन पर और थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन पांचों चीजों पर बेस्ड है, लेकिन रिप्रोडक्शन पर एक्चुअली बेस्ड नहीं है। विटेकर ने रिप्रोडक्शन को एक्चुअली कंसिडर नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चोजन एज अ बेसिस बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन, तो वहां पर तो आप क्या करोगे? रिप्रोडक्शन को कंसिडर कर देना। लेट्स से मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया कि विटेकर ने कौन कौन से बेसिस चूज किए थे, मैंने लिखा सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आप कर देना ऑल ऑफ द अबव। अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा विटेकर ने चूज नहीं किया, ठीक है, और उसमें मैंने रिप्रोडक्शन आपको ऑप्शन में दिया, तो आप रिप्रोडक्शन को क्या करोगे? वहां पर चूज कर लोगे कि उसने वो चूज नहीं किया था। मान लीजिए मैंने लिखा इनमें से कौन सा बेसिस विटेकर ने चूज नहीं किया था, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ कर गए हैं वो क्या कहेंगे? सारे तो चूज किए थे। नहीं, जो साक्षी मैम से पढ़ रहे हैं वो क्या बताएंगे? ये रिप्रोडक्शन चूज नहीं किया था, साक्षी मैम ने बताया था कि एनसीईआरटी ने मिस्टेकनली गलत लिखा है। तो आप देख लेना क्वेश्चन किस हिसाब से, ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से तो रिप्रोडक्शन को कंसिडर करना। अगर रिप्रोडक्शन को टिक करने से हमारा आंसर आ रहा है तो रिप्रोडक्शन को हटा दो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वाज नॉट द क्राइटेरिया एज इन रियलिटी, बट एज पर एनसीईआरटी दीज वर द क्राइटेरिया। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द क्राइटेरिया चोजन बाय विटेकर। इन्हीं में से 4 दे दिए, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे आप बोले मैम हमें तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। किस बात के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे हम? क्योंकि ये तो चारों ही एनसीईआरटी कहती कि चारों ही, लेकिन रिप्रोडक्शन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय हिम।
उन्होंने वायरसेस, वायरोइड, लाइकेंस, इन सबको कोई भी नाम नहीं दिया, कोई भी प्लेस नहीं दी क्लासिफिकेशन में। किसने? विटेकर ने। अब हम क्या कर रहे हैं? कमी ढूंढ रहे हैं। अब हमने उसको क्रेडिट दे दिया, अब हम क्या करें? कमी ढूंढ रहे हैं कि क्या कमी थी। वायरसेस, वायरोइड, लाइकेंस, इन किसी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। जिन बच्चों को वायरसेस, वायरोइड और लाइकेंस नहीं पता, आगे की वीडियोस में ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। तो दीज आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे, तो आप देख लेना। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला, वो क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये बोला जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है सब किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। सबको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। तो क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला कहाँ चले गए? प्रोटिस्टा के अंदर चले गए। ठीक है। तो आपको याद रखना कि अगर विटेकर के हिसाब से क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला की पोजीशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, जो आज हम फॉलो करते हैं, आज हम विटेकर वाले क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली दे आर ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी किसका पार्ट होती है बेटा? प्लांटी का। सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट किसके अंदर आएंगे? विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्टा में। इसीलिए क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला जो कि एक्चुअल में ग्रीन एल्गी है, जो कि एक्चुअल में प्लांटी का पार्ट है, विटेकर ने उसे किस में रखा था? प्रोटिस्टा में। तो पूछे कि क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला को विटेकर के हिसाब से कहाँ रखेंगे? तो प्रोटिस्टा। वैसे पूछे क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला है क्या? ग्रीन एल्गी। दे शुड बी इन प्लांट एंड दे आर एक्चुअली इन प्लांटी। लेकिन विटेकर के टाइम तक इसको प्रोटिस्टा में कंसिडर किया गया। फिर कुछ एनसीईआरटी लाइन है, जब एनसीईआरटी ओपन करूंगी तो डिस्कस करूंगी। देन ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज। अभी जो कार्ल वूज थे, उन्होंने बोला कि आपने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को जबरदस्ती एक साथ रखा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल देखो, इससे स्यूडोम्यूरिन कहेंगे, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है। तो उन्होंने बोला आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग करो। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, जबकि यू बैक्टीरिया में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। सबको पता है व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, पढ़ा दिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, दोबारा से मत पूछना। ठीक है। बट बाकी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे पूछ सकते हो। ठीक है। Branch chain lipids in monolayer of cell membrane of archaebacteria also make them different from cell membrane of यूकैरियोट। इसको इस तरीके से लिख लो, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लाइन रहेगी। जस्ट अ मिनट। फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अब एक और डिफरेंस है, एक तो सेल वॉल का डिफरेंस है दोनों के बीच में बेटा। किसका डिफरेंस आ गया? सेल वॉल का। और दूसरा डिफरेंस है मेम्ब्रेन के लिपिड्स का। इसमें मेम्ब्रेन में लिपिड की मोनोलेयर मिलती है और उसमें भी ब्रांच्ड लिपिड्स मिलते हैं। जो आप कहोगे ब्रांच लिपिड का मतलब क्या है? लिपिड किससे बना होता है? हेड्रोटेल से। टेल में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन चेन ही होती है ना, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होगा? ब्रांचिंग। तो ब्रांच्ड लिपिड होंगे इन द मोनोलेयर, बाइलेयर नहीं है। जबकि यू बैक्टीरिया में क्या है? बाइलेयर है और ब्रांच्ड लिपिड नहीं है। तो ये भी डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी अलग है, सेल वॉल भी अलग है। एज ए रिजल्ट उसने बोला इन दोनों को अलग अलग किंगडम में रखो, आर्की बैक्टीरिया अलग किंगडम बनाओ, यू बैक्टीरिया अलग बनाओ, बाकी सब ठीक है। तो जब बाकी सब ठीक है तो टोटल किंगडम कितने हो जाएंगे? सिक्स किंगडम। तो आपसे पूछेगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज ने। कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया? उसने मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया। क्यों किया उसने ऐसा? उसे क्या प्रॉब्लम थी? उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, उसने सेल वॉल और मेम्ब्रेन स्टडी कर ली थी आर्की बैक्टीरिया की, एंड ही फाउंड कि सेल वॉल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, इवन मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है। सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ना मिलकर कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स मिल रहे हैं, जिसे हम स्यूडोम्यूरिन कह सकते हैं। एंड यू बैक्टीरिया जो है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, जिसे हम म्यूरिन कहते हैं। ब्रांच चेन लिपिड्स मिलेंगे इन द मोनोलेयर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, जबकि यू बैक्टीरिया में बाइलेयर मिलती है और ब्रांचिंग नहीं मिलती लिपिड के अंदर। लिपिड के अंदर ब्रांचिंग का मतलब है लिपिड की जो फैटी एसिड है, जो टेल है फैटी एसिड्स की, टेल बोलते हैं ना, फैटी एसिड के अंदर ब्रांचिंग होना, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ते हो। फिर बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16s राइबोसोमल आरएनए जीन, याद रख लो कि हमारे बॉडी में, हमारी सेल में कुछ भी बन रहा है उसकी जीन अवेलेबल है हमारे पास, तभी बन रहा है, वो ऐसे नहीं बनेगा। तो अगर हमारा राइबोसोमल आरएनए 16s राइबोसोमल आरएनए बना, 16s राइबोसोमल आरएनए,
ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाता है आगे जाके। तो ये भी खुद किससे बना है? जीन से बना है, मतलब डीएनए से बना है। तो डीएनए क्या बनाता है? आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। बताया ना आपको पिछले चैप्टर्स में। तो 16S राइबोसोमल आरएनए का जो डीएनए आरएनए का जो जीन है उसको चेक किया गया और उसकी बेसिस पर सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज 16S राइबोसोमल आरएनए जीन? जो कि ऐसा डीएनए जो कि लेटर ऑन 16S राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, उसको हम बोलते हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए जीन। उन्होंने 6 किंगडम को 3 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया, ठीक है, और एक यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसका मतलब है कि इसकी 16S राइबोसोमल आरएनए जीन अलग थी, इसकी 16S राइबोसोमल आरएनए जीन अलग थी, और इसकी 16S राइबोसोमल आरएनए जीन। ऐसा समझ लो किसी कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल थे और उनको उनकी नोज के शेप के हिसाब से अलग अलग में ग्रुप्स में रख दिया। ऐसे उन्होंने क्या टारगेट किया? 16S राइबोसोमल आरएनए जीन का सीक्वेंस। आर्किया का सीक्वेंस बिल्कुल अलग था, बैक्टीरिया का बिल्कुल अलग था, और इन सारे ग्रुप्स का एक जैसा था। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया का एक जैसा था। तो इसको किस में रख दिया? एक साथ ग्रुप करके यूकैरिया में। बैक्टीरिया और आर्किया का एक दूसरे से अलग था, तो इनको अलग अलग डोमेन में रखा। और ये क्या लिखा है? कॉमन एंसेस्टर और प्रोजेनी। ये सब किससे अराइज हुए हैं? एक कॉमन एंसेस्टर से तो अराइज हुए हैं। एवोल्यूशन पढ़ रखा है 10th में, पता है आपको? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, बस इतना याद रखो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। फटाफट एनसीईआरटी पे चलते, वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये विजिबल है सबको। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. मैंने आपको बताया था शुरू का जो क्लासिफिकेशन था वो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग पर डिपेंड करता था। सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया, राइट? साइंटिफिक बेसिस किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने क्या यूज किया? सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनके पास आरबीसी थी और जिनके पास नहीं थी। जिनके पास नहीं थी ए नाइमा, जिनके पास थी ई नाइमा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। लीनियस के टाइम पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड किया। This system did not distinguish between eukaryote, prokaryote, unicellular, multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic. Classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand. अब बता रहे हैं कि फायदा ये था कि बहुत इजी क्लासिफिकेशन था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कवर कर लिया इन्होंने क्लासिफाई करते वक्त। लेकिन यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस नहीं कर पाए। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate, मतलब insufficient था, और भी जरूरत पड़ी। ग्रॉस मोर्फोलॉजी के अलावा कुछ अलग कैरेक्टर्स भी स्टडी किए गए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो आने वाले टाइम पर बाकी भी चीजें चूज की गई। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। हमने पूरा लेक्चर देख लिया और हमें पता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। हमें पता है कि शुरू से प्लांटी और एनिमलिया कांस्टेंट रहे हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। शुरू में प्लांटे के अंदर बैक्टीरिया रखा गया था, लेटर ऑन बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में मूव किया गया, फिर बैक्टीरिया को मोनेरा में मूव कर दिया गया। तो कौन से ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो अंडरस्टैंडिंग ओवर द टाइम चेंज होती रही है, ठीक है। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. For example, प्रोटिस्टा हैकेल ने दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आएंगे हैकेल ने। लेकिन जब विटेकर ने प्रोटिस्टा के बारे में बात की तो विटेकर ने क्या बोला? सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर, राइट? तो ये लिखा हुआ है कि the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time, ठीक है। देन ये टेबल है, इस टेबल के बेसिस पे देख लो। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमलिया यूकैरियोटिक है। सेल वॉल यहाँ पर देखिए तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया।
प्रेजेंट इन सम, प्रोटिस्टा में कुछ ग्रुप्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, कुछ में नहीं देखने को मिलेगी। काइटिनस सेल वॉल किसके अंदर होती है? फंजाई के अंदर होती है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन जो है वो बार बार जुड़ के या फिर पॉलीमर बनाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन के पॉलीमर को बोलते हैं काइटिन। ठीक है, इसके बारे में मैंने फंगस वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किस में रहेगी? जो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक सिर्फ कौन से? मोनेरा। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सिर्फ सेल के लेवल पर ही काम करते हैं। प्रोटिस्टा में भी सिर्फ सेल्स ही होती है, सिंगल सेल ही होती है। फंजाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, तो लूज टिश्यू बनाएगा। प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन तक बात करेंगे। स्टेम, लीफ, इनको हम ऑर्गन बोलते हैं। एंड एनिमलिया में ऑर्गन सिस्टम तक बात चली जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप आने वाले ग्रुप्स में देखोगे, मैंने सारा डिस्कशन करा हुआ है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। बस यहाँ पर सेप्रोफिटिक नहीं है इनका, कोई भी एनिमल हमारे पास सेप्रोफिटिक नहीं है। तो एनिमलिया के अंदर सेप्रोफिटिक ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। R.H. Whittaker, 1969, proposed five kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plant, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, NCP Article C, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogeny. तो body organization को thallus organization भी बोल सकते हैं। तो NCPRT, thallus organization मतलब body organization, N से nutrition, C से cell structure, P से phylogeny, R से reproduction. The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain. हमने बात की ना archaea, bacteria and eukarya, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain. Eukarya में आ जाएंगे and thereby a six kingdom classification. Six kingdom classification में पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वाला. You will learn about the system detail in higher classes. तो हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया, बाकी जो लोग बीएससी करेंगे वो आगे जाके देख लेंगे. Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. ठीक है, तो हम five kingdom की बात कर रहे हैं. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. जिन बच्चों के लिए मॉसेस और फर्न्स न्यू वर्ड है, मॉसेस ब्रायोफाइट के अंदर आता है, फर्न्स टेरिडोफाइट के अंदर आता है. तो ये हमने ऑलरेडी नोट्स में कवर कर लिया है. द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स. तो क्योंकि इन सब में सेल वॉल थी तो इनको सबको प्लांट में रख दिया गया था. दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. बोल रहे कि शुरू में ही सारी चीजों को प्लांटी में रखा गया, इसकी वजह से जो ग्रुप एक दूसरे से काफी अलग थे वो एक साथ आ गए. अब जैसे फंजाई है, फंजाई जो है वो सैप्रोफिटिक है, लेकिन वो किसके साथ आ गई? बाकी प्लांट्स के साथ आ गई, जो कि क्या है? ऑटोट्रॉफिक. ओके, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद द अदर ग्रुप्स व्हिच आर यूकैरियोटिक. बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया? प्लांट्स के साथ रख दिया. तो क्या हो गया? बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक. तो ये यूकैरियोटिक के साथ आ गया. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बताया था ना मैंने, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है. राइट? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया. क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्युलर है, वो एक साथ रखे गए. ठीक है. The classification did not differentiate between the heterotrophic fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. Fungi की जो wall होती है वो chitinous होती है, जबकि plant की cellulosic होती है. Still two kingdom classification में सब कुछ यहीं पे रखा हुआ था. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. ठीक है, विटेकर ने क्या किया? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया. ये ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा. अब ये इंटरेस्टिंग हुआ, विटेकर ने बोला जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है सबको एक साथ डाल दो, तो बन गया प्रोटिस्टा. अब क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अपना खाना खुद बना सकती है. ठीक है, और ये किस में जाती है? प्लांटी में जाती है. और पैरामीशियम और अमीबा जो है वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हो तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ठीक है, आपने वो स्यूडोपोडिया पढ़ा होगा अमीबा का. पैरामीशियम कैसे सीलिया की हेल्प से खाना अंदर घुसाता है. राइट? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. ये पहले एनिमल किंगडम में रखे, और क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कहाँ रखे थे? प्लांट किंगडम में.
अब ये दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए प्रोटिस्टा में, तो ये लिखा हुआ इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच वर अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, अलग अलग किंगडम में रखे। This happened because the criteria for classification changed and this kind of changes will take place in future too. आज जो हमने पढ़ लिया that is not static, मे भी इससे भी बेटर क्लासिफिकेशन आ जाए तो चेंजेस हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने के साथ हम धीरे धीरे चेंजेस करते हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarity, but is also phylogenetic. बोल रहे कि धीरे धीरे हमने फाइलोजेनी को भी इन्वॉल्व किया। इनिशियली फाइलोजेनी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, इनिशियली तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी थी। लेटर ऑन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज इंट्रोड्यूस हुई एंड फाइनली फाइलोजेनी भी आ गई। फाइलोजेनी क्या होती है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम किससे रिलेटेड है उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। In this chapter, we will study characteristics of kingdoms Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom, will be dealt separately in chapter 3 and 4. तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मैं एक और छोटी सी वीडियो शूट करूंगी जिसमें इस चैप्टर के अंदर जितना एनिमली और प्लांटी वाले सेक्शन में लिखा है दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये 2 पैरा की बात कर रही हूँ। ये जो 2 पैरा में लिखा हुआ है ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम प्लांटी और एनिमली की बात करेंगे। एंड आज आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम पीवाईक्यू, फ्रॉम जितना एक्सटेंशन नीडेड था सब जगह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड। आइडियली मुझे लिविंग वर्ल्ड पहले शुरू करना था, बट मेरे पास इस चैप्टर के इतने सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं पहले ये वाला चैप्टर कर देती हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्लांटी एंड एनिमलिया के लिए। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिए। एनसीईआरटी भी पूरा रीड कर लिया है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।